लास्ट क्लास में ना हमने LCR सर्किट में एवरेज पावर लॉस पढ़ा था और उसके हमने ना ये सामने जो बोर्ड पे लिखे वाले केसेस किए थे। प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर लॉस होता है 0, प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कंज्यूम 0। देखो रजिस्टर में सबसे ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना फॉर्मूले में ना कोस 0 आ रहा है और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर जो डिसिपेटेड है, लॉस है, वो किसके क्रॉस होता है? रजिस्टर के क्रॉस होता है। अगर हम सीरीज़ में LCR सर्किट बना दें और आपसे पूछे कि इसमें पावर लॉस कितना है, तो इसमें इंडक्टर में 0, कैपेसिटर में 0, किस में होता है पावर लॉस? रजिस्टर में होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। पहले हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं। NCERT का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, why in the tube light we use choke coil to decrease the current? Why in the tube light we use choke coil to decrease the current instead of using resistor? आप सबको पता है कि जो ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब के साथ ना हम चोक कॉइल लगाते हैं और जो चोक कॉइल होती है इट इज़ ए इंडक्टर। प्योर इंडक्टर तो नहीं होता प्रैक्टिकली, बट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें प्योर इंडक्टर मान रहा है कि चोक कॉइल इज ए प्योर इंडक्टर। तो क्वेश्चन है कि ट्यूब लाइट के साथ हम चोक कॉइल यूज़ करते हैं, हम ट्यूब लाइट के साथ रजिस्टर क्यों नहीं यूज़ करते चोक कॉइल की बजाय? क्योंकि रजिस्टर तो सस्ते पड़ते हैं, कॉस्ट कम होती है इनकी। तो देखो पहले तो आप ये समझेंगे कि चोक कॉइल का मकसद क्या है और रजिस्टर का मकसद क्या है। तो करंट जो चाहिए ना ट्यूब को, करंट की वैल्यू होती है VRMS बाय रेजिस्टेंस। चोक कॉइल का रेजिस्टेंस होगा XL। तो चोक कॉइल लगाने का मकसद है कि अपन करंट को कम करें, तभी सर्किट में चलेगा करंट। ऐसे ही रेजिस्टेंस लगाने का मतलब ये है कि हमें सर्किट में करंट चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला होगा VRMS बाय R। तो रजिस्टर लगाने से भी आप करंट कंट्रोल कर रहे हैं, चोक कॉइल लगाने से भी आप ट्यूब में करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो XL की वैल्यू भी मैं सपोज कर रहा हूँ 10 ओम है, तो दोनों ने करंट को सेम अमाउंट से ही कम करना है। अगर मैंने XL भी 10 ओम लिया और रेजिस्टेंस भी 10 ओम लिया, बात तो वही आ गई। लेकिन प्योर इंडक्टर अगर आप लगाते हैं तो उसमें एवरेज पावर लॉस कितनी है? 0 है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होनी और हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर चलेगी। अगर हम रजिस्टर लगाते हैं तो प्योर रजिस्टर में मैक्सिमम पावर लॉस है, तो इस केस में पावर का लॉस सबसे ज़्यादा होगा। करंट तो कम हो जाएगा लेकिन पावर का लॉस भी ज़्यादा होगा। पावर लॉस हीट की फॉर्म में होता है, तो ये ट्यूबलाइट गर्म हो जाएगी, हीट कर जाएगी और हीट करने से इसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपने नॉर्मली देखा होगा जो ट्यूब्स हम लगाते हैं वो ज़्यादा हीट नहीं करती, ठीक है, वो कम गर्म रहती है। लेकिन जो बल्ब होते हैं, नॉर्मल जो बल्ब है वो हीट कर जाते हैं, क्योंकि बल्ब के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो हम रेजिस्टेंस की बजाय चोक कॉइल क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि चोक कॉइल का काम है तो रेजिस्टेंस वाला ही, बट चोक कॉइल में एवरेज पावर लॉस कितनी है? 0 है, वो पावर कंज्यूम नहीं करते। अगर चोक कॉइल पावर कंज्यूम नहीं कर रही है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो देयरफॉर वी प्रेफर चोक कॉइल और वी प्रेफर इंडक्टर। तो उसका आंसर आप लिखेंगे, वी यूज चोक कॉइल as well as resistor. We use choke coil as well as resistor in series with the tube. In series with the tube as well as resistor in series with the tube. Both are used to control the current. Both are used to control the current. But
in case of the choke coil, but in case of the choke coil average power dissipated is 0. In case of choke coil average power dissipated is 0, and in case of the resistor, and in case of the resistor average power dissipated is maximum. In case of the resistor एवरेज पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम. रजिस्टर में एवरेज पावर डिसिपेटेड होती है मैक्सिमम. रजिस्टर में एवरेज पावर डिसिपेटेड होती है मैक्सिमम और इंडक्टर में एवरेज पावर डिसिपेट होती है 0. देयरफॉर वी प्रेफर इंडक्टर या चोक कॉइल. ठीक है, आजकल ना एलईडी ट्यूब्स आ गई है. आजकल चोक कॉइल वाली ट्यूब का टाइम ख़त्म हो गया. आजकल ना एलईडी ट्यूब्स आ गई है. तो एलईडी ट्यूब में तो चोक कॉइल लगती नहीं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है. जो नॉर्मल ट्यूब है इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है. थोड़ा आपको मैं नॉर्मल ट्यूब का वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ क्या है. वैसे ही जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ नॉलेज के लिए. नॉर्मल ट्यूब का आपको वर्किंग में प्रिंसिपल बता रहा हूँ. हाँ जी, एक्चुअली पता क्या होता है बच्चे, नॉर्मल ट्यूब के अंदर ना, नॉर्मल ट्यूब के अंदर ना एक गैस फिल की जाती है, फ्लोरीन गैस होती है. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना ट्यूब के साथ, तो फ्लोरीन गैस के जो एटम्स होते हैं वो हाई लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं. व्हेन दिस एटम डी एक्साइट तो वो लाइट एनर्जी इमिट करते हैं. केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे तो वो क्या इमिट करते हैं, लाइट एनर्जी. तो इस पर ट्यूबलाइट काम करती है. और ट्यूबलाइट में जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, चोक कॉइल, रजिस्टर की बजाय. ठीक है जी. नेक्स्ट इसके सीबीएसई के क्वेश्चंस करते हैं. पहले आप एवरेज पावर डिसिपेटेड के, फिर हम आगे चलेंगे. हाँ जी, दिस इज ए LCR सर्किट. इसमें वोल्टेज की वैल्यू है 10 sin ω t. करंट की वैल्यू है 5 sin of ω t प्लस π/3. ये आपको डाटा गिवन है. वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है और करंट की वैल्यू भी गिवन है. आपका क्वेश्चन है फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट. फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट. इस सर्किट में एवरेज पावर कितनी डिसिपेट हुई है, कितनी लॉस हुई है. ये सीबीएसई वाले ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का नॉर्मली एग्ज़ाम में दे ही देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. एवरेज पावर डिसिपेटेड, पी एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, VRMS IRMS cos phi. What is phi? Phi is a phase difference between current and voltage. तो अब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल देखना कितना है. करंट और वोल्टेज में एंगल का डिफरेंस कितना है, π/3 है. तो फाई की वैल्यू तो होगी π/3. VRMS चाहिए. जो VRMS होता है, VRMS का फॉर्मूला होता है V0/√2. वट इज़ V0 है 10/√2. जो VRMS वोल्ट में है, ये वोल्टेज वोल्ट में है और जो करंट है वो एम्पेयर में है. तो VRMS आ गया. अगर मुझे IRMS चाहिए तो IRMS की वैल्यू होती है I0/√2. तो आपके पास I0 की वैल्यू है 5/√2. तो ये करंट IRMS आ गया. तो आपके पास फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू पता है, VRMS आ गया, IRMS आ गया. ना पुट द वैल्यू. वट इज़ VRMS 10/√2. वट इज़ IRMS 5/√2. वट इज़ cos phi π/3. तो ये सोल्व करके आपका आएगा 50/2 और cos π/3 होता है 60 डिग्री, दैट इज़ 1/2. तो 50/4 का मतलब 12.5 वाट इज़ द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट. इस तरह का आपको एक तो क्वेश्चन आना चाहिए. नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ रहे हैं पावर फैक्टर.
पावर फैक्टर. व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर. तो आपके पास सामने जो फॉर्मूला लिखा है पी एवरेज इक्वल टू, पी एवरेज का फॉर्मूला है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई. तो यहाँ से आपके पास कोस फाई की वैल्यू कितनी बन जाती है? पी एवरेज अपॉन वी आर एम एस आई आर एम एस. ये आपके पास कोस फाई की वैल्यू बन जाती है. जो पी एवरेज है इसको हम कहते हैं एक्चुअल पावर. वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को हम कहते हैं वर्चुअल पावर. और जो कोस फाई है इट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर. कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर. तो फिर बताइए पावर फैक्टर किस किस की रेशो है? पावर फैक्टर रेशो एक्चुअल पावर की रेशो है विद वर्चुअल पावर. तो लिख लेंगे आप सब लोग, पावर फैक्टर क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर विद वर्चुअल पावर. रेशो ऑफ एक्चुअल पावर विद वर्चुअल पावर, उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं. ये तो एक जस्ट एक डेफिनेशन है, मतलब कोस फाई को हम पावर फैक्टर कह रहे हैं. अब पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और मैंने आपको समझाना है, वही मेन है, न्यूमेरिकल में वही लगना है. आपको याद होगा पर tan फाई को लिखते थे XL माइनस XC बाई आर. हम सबको याद है, हम tan फाई का ये फॉर्मूला लिखते थे. अब आपको tan फाई की वैल्यू पता है तो मैथमेटिक्स में हम ट्रायंगल बना लेते हैं. ट्रायंगल बना के देखते हैं परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है. तो अगर ये एंगल फाई है तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर XL माइनस XC, व्हाट इज़ बेस R. तो इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसको आप Z कहते हैं. तो tan फाई की जो वैल्यू हमने लिखी है XL माइनस XC बाय हमने याद की हुई है. इस वैल्यू को लेके हमने एक ट्रायंगल बना ली और इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज लिख लिया. अब इस ट्रायंगल से आप ये देखो व्हाट इज कोस फाई, बेस R अपॉन हाइपोटेन्यूज Z. तो कोस फाई का ये फॉर्मूला होता है R बाय Z. ये आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में लगेगा. तो पावर फैक्टर किसकी रेशो है? पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विद इम्पीडेंस. रेशो किसकी है? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विद इम्पीडेंस. तो सेकंड डेफिनेशन अपन लिखेंगे पावर फैक्टर की. इट इज़ डिफाइन एज रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विद इम्पीडेंस. R बाय Z फॉर्मूला है इसका. अब एक चीज़ में बतानी है मैंने आपको जो न्यूमेरिकल में काम आएगी. हमने सबने पढ़ा है एट रेजोनेंस इन LCR. अगर LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो Z की वैल्यू मिनिमम होती है और वो किसके बराबर होती है? R के इक्वल होती है, हमें सबको पता है. अगर रेजोनेंस में Z की वैल्यू R के बराबर होती है तो व्हाट इज कोस फाई? R बाय Z. Z भी कितना है? R है. R बाय R कितना हो गया? 1. तो रेजोनेंस में ना पावर फैक्टर 1 होता है. रेजोनेंस में पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है. तो ये ना न्यूमेरिकल में वर्ड यूज़ करेंगे कि पावर फैक्टर यूनिटी. पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब यही है कि सर्किट रेजोनेंस में, ये वर्ड न्यूमेरिकल में आएगा. अगर न्यूमेरिकल में लिखा आ जाए कि पावर फैक्टर यूनिटी मतलब 1, इट मीन्स वो सर्किट किस में है? रेजोनेंस में है. तो आपको मैं पहले पावर फैक्टर यूनिटी का एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है. पहले आप वो करते हैं. तो पावर फैक्टर का एक तो ये वाला फॉर्मूला R बाय Z आप याद करिए. दूसरा रेजोनेंस में पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है क्योंकि रेजोनेंस में Z मिनिमम R होता है. यहाँ पे पुट करेंगे कोस फाई 1 आ जाएगा. एक न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. ये आपके पास ना LCR सर्किट है.
ये आपको वोल्टेज गिवन है V0 साइन ऑफ 1000 t प्लस 5। कैपेसिटेंस गिवन है 2 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टेंस गिवन है 400 ओम, ठीक है। और जो अपने पास है इंडक्टेंस वो गिवन है 10 मिली हेनरी। इंडक्टेंस आपको गिवन है 10 मिली हेनरी। हंड्रेड होगा शायद यहाँ पे, बाकी आप कैलकुलेट करके देखते हैं। 100 मिली हेनरी, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सेकेंड पार्ट है व्हाट शुड बी additional capacitance required, what should be additional capacitance required so that the circuit is in the resonance। what should be the additional capacitance required so that circuit resonance word काट दो। what should be the additional capacitance required so that द पावर फैक्टर इज यूनिटी। रेजोनेंस के बजाय इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, पावर फैक्टर इज यूनिटी। मैं बाई चांस गलती से बोल चुका कि रेजोनेंस में है, पेपर मैंने लिखा होगा। चलिए पहले आप फेयर डिफरेंस वाला पार्ट करते हैं। फेयर डिफरेंस के लिए पहले तो आप एक्सएल निकाल लो। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। व्हाट इज़ ओमेगा, यहाँ से चेक करो। ओमेगा है 1000, एल कितना है 100 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो व्हेन वी सॉल्व इट एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। अब आप फाइंड करो एक्ससी। व्हाट इज एक्ससी, 1/ओमेगा_c। ओमेगा कितना है 1000 और कैपेसिटी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 2 × 10 की पावर -6। तो वैन वी सॉल्व इट ये बन जाएगा तुम्हारा 1000/2 दैट इज़ 500 ओम। तो एक्सएल आ गया है 100 ओम, एक्ससी आ गया है 500 ओम। तो इस केस में एक्ससी ज़्यादा आ रहा है। अगर एक्ससी ज़्यादा आ रहा है तो जो फेज डिफरेंस है ना tan phi डैश, एक्चुअली ये वाला जो फाई है ना जी, इसको मैं फेज डिफरेंस नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे करंट की इक्वेशन पता नहीं। तो मैं अभी देखो मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से समझना। tan phi डैश लिखूँगा इधर, tan phi डैश की वैल्यू मैं लिखूँगा XC - XL/R। क्यों? क्योंकि आपके पास XC की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैं XC - XL/R लिखूँगा। व्हाट इज़ XC? XC की वैल्यू है 500, XL की वैल्यू है 100, रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 400। तो सोल्व करके आपके पास ना tan phi डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर tan phi डैश की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब phi डैश की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। phi डैश की वैल्यू 45 डिग्री का मतलब है कि जो करंट है वो 45 डिग्री से लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है भी करंट? क्योंकि XC ज़्यादा है ना। XC ज़्यादा होने के कारण कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज डोमिनेटिंग है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो करंट लीड कर रहा है 45 डिग्री से। तो मैं अगर करंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ ना, तो करंट की इक्वेशन ये लिखूँगा मैं। ये एंगल सारा सेम रहना है, करंट के एंगल में ना 45 डिग्री इंक्रीज करना है। इस फाई को मत समझना फेज डिफरेंस, ये तो इनिशियल फेज है। अगर अपने को वोल्टेज की इक्वेशन सीधा लिखी होती है ना V0 साइन 1000 t बस, ठीक है, तो वो इनिशियल फेज उसमें 0 था। इसमें जो फाई है वो इनिशियल फेज है, मतलब बॉडी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। करंट की जो मुझे इक्वेशन लिखनी है वो ये लिखी जाएगी। इस फाई की वैल्यू तो अभी मेरे को पता ही नहीं कितनी है, इनिशियल फेज नहीं गिवन इसके अंदर। बस करंट की जो इक्वेशन है उसमें 45 डिग्री ऐड करना है। वोल्टेज की इक्वेशन में से करंट की इक्वेशन में 45 डिग्री ऐड करना है, क्योंकि कैपेसिटर डोमिनेटिंग है और करंट लीड कर रहा है। इस फाई की वैल्यू मुझे नहीं पता। ये वाला जो फाई ऐसे लिखा होता है वो इनिशियल फेज होता है।
उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, न्यूमेरिकल में गिवन होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है कि हम कैपेसिटेंस कितनी लगाए ताकि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। तो पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है सर्किट इन रेजोनेंस। पहले तो ये लिख लो, वैसे मैं आपको पहले गलती से बता चुका हूँ, तो लिख लेते हैं। इट मीन्स सर्किट इन रेजोनेंस। अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। XL का फॉर्मूला ओमेगा L होता है और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। तो मुझे जो कैपेसिटेंस बतानी है, अब ये मत समझना कि कैपेसिटेंस तो आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस दी नहीं हुई, न्यू कैपेसिटेंस बतानी है कितनी। तो C की वैल्यू बन गई आपके पास 1/ω² L। C की वैल्यू बन गई 1/वट इज़ ओमेगा 1000 का स्केयर, वट इज़ L 100 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10⁻³ तो C आ जाएगा आपके पास 10⁻, डिनोमिनेटर में ना 5 बनेगी, चेक कर सकते हो एक बारी। ये बनेगी 60, 6 - 3 3 3 + 2 5। तो इसको मैं लिखूँगा 10⁻⁻5 फैरेड। अगर 10⁻⁻5 फैरेड लिखता हूँ उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 10 × 10⁻⁻6 फैरेड, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 माइक्रोफैरेड। तो मुझे कैपेसिटेंस चाहिए कितनी रेजोनेंस में लाने के लिए? मुझे कैपेसिटेंस चाहिए कितनी? 10 माइक्रोफैरेड चाहिए। मुझे कितनी कैपेसिटेंस चाहिए? 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए। बट यहाँ पे कैपेसिटेंस लगी कितनी हुई है पहले से? 2 पहले से लगी हुई है। चाहिए कितनी? 10 चाहिए। तो एडिशनल कितनी रिक्वायर्ड है? तो एडिशनल कैपेसिटेंस शुड बी 8 माइक्रोफैरेड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मुझे 10 चाहिए, कैपेसिटेंस 2 पहले से लगी हुई है। अगर कैपेसिटेंस 2 पहले से लगी हुई है, चाहिए 10, तो मैं 8 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है ना वो पैरेलल में लगा दूंगा। 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर पैरेलल में लगाने से टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। ठीक है, वही हमें चाहिए। इससे सर्किट जो है वो रेजोनेंस में आ जाएगा। ये डायग्राम आप दोबारा बना लेना कि हमें 8 माइक्रोफैरेड की एडिशनल कैपेसिटेंस चाहिए। तो बच्चे बाकी हम न्यूमेरिकल्स ना पावर फैक्टर के नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। पावर फैक्टर की नया टॉपिक नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है R/Z, और पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है सर्किट है रेजोनेंस में। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम आज कर रहे हैं। थैंक यू।